जय श्री राम बच्चों। आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का हम लोग क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक बारी फटाफट से मुझे रिकॉल करवाइए। क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट किया, अपना पैसा लगाया तो कैपिटल, मार्केट से उधार लिया तो लाइबिलिटी, और दोनों पैसे को मिलाकर बिजनेस में क्या बन जाती है, एसेट्स। अब एक बात बताइए, ये हमारा किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? सर ये चलता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे। तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन या लेन देन करें तो जितना इफेक्ट आपका एलएचएस पे आएगा उतना ही इफेक्ट आपका आरएचएस पे रहना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इफेक्ट एलएचएस पे भी आए आरएचएस पे भी आए। इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना इफेक्ट एलएचएस पे आया उतना इफेक्ट आरएचएस पे भी आना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन। तो मतलब 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो अभी मैं आपको पूरे फॉर्मेट और पूरे प्रेजेंटेशन से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको धीरे धीरे करके फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करवाई थी लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोगों ने डबल एंट्री की प्रैक्टिस करी थी। तो डबल एंट्री की प्रैक्टिस तो कर ली, अब उसको एक फॉर्मेट और एक प्रेजेंटेशन में कैसे लिखा जाता है। हालांकि जिससे आज मैं कराऊंगा ये भी पूरा फॉर्मेट नहीं है, पूरे फॉर्मेट से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अभी धीरे धीरे करके अगर आप हैबिट क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लर्निंग आपकी हो पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो बिजनेस को स्टार्ट किया और उसमें कैश लगाया 1 लाख। अब सर ये जो पैसा है 1 लाख रुपए, ये ऑनर ने अपनी सेविंग में से लगाया है या लोन लिया है? देखो बेटा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस केस में क्वेश्चन अगर कुछ भी गिवन नहीं करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस में इन्होंने स्टार्ट किया है और कैश लगाया है ये अपनी खुद की सेविंग लगाई होंगी। तो बिजनेस के नज़रिए से कैश कितने का आ गया? सर बिजनेस के अंदर कैश आ गया 1 लाख का, और ये पैसा अगर कुछ नहीं बता रखा तो मानेंगे उसने खुद की सेविंग से लगाया। तो कैपिटल में कितना आ गया बच्चों? 1 लाख। अब साथ साथ ना चेक करते हुए चलो, क्या जितना इफेक्ट एलएचएस पे आया दैट इज 1 लाख, क्या उतना इफेक्ट आरएचएस पे आया? आंसर इज यस, 1 लाख। नंबर 2 ट्रांजेक्शन, नंबर 2 में बोलता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 60,000। हम लोगों ने गुड्स उधार पे खरीदे हैं 60,000 के। तो बेटा बिजनेस के नज़रिए से गुड्स कितने के आ गए? सर बिजनेस के नज़रिए से हमारे पास गुड्स आ गए 60,000 के। अच्छा किस पे खरीदे हैं आपने? क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। तो अगर हम लोग उधार पे गुड्स खरीदते हैं, उधार पे सामान खरीदते हैं, तो इसकी पेमेंट अभी हमें बाद में करनी होगी। और जिस भी चीज़ की पेमेंट हमें बच्चों बाद में करनी होती है वो हमारे लिए क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के अंदर उस पर्सन को क्या बोलते थे, याद है आपको? सर उस पर्सन को बोलते थे क्रेडिटर। कैसे याद आया? कि अगर हम लोग मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग हम लोग या तो डेबिट कार्ड से करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं। मान लो अगर हमें उधार पे शॉपिंग करनी थी तो उधार पे शॉपिंग करने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से वर्ड निकल कर आया था क्रेडिटर, और उस पर्सन को एक और नाम से पुकारते हैं, उसे बोलते हैं वेंडर। तो कितने का आ गया? 60,000। अब एक बारी अपडेट कर लीजिए, ऐसे अपडेट हो जाती है। ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 60,000, ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 60,000, है ना? ट्रांजेक्शन नंबर 3, वो कहते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। तो यहाँ पर आपने गुड्स कितने में खरीदा है? कैश में खरीदा है, और पेमेंट कितनी करी है? 20,000। तो बिजनेस के नज़रिए से सोचिए, बिजनेस में गुड्स कितने के आ गए? 20,000, और बिजनेस में से बच्चों कैश कितने का चला गया? 20,000। तो ना तो अभी फिलहाल कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो कैपिटल में तो नहीं आएगा। अगर हम इन गुड्स को बाद में बेचेंगे, कोई प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में आएगा, कोई लॉस होगा तो अभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर गुड्स कितने के आ गए? 20,000। और बच्चों कैश कितने का चला गया? सर कैश चला गया 20,000। तो अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई बच्चों? अपडेटेड आ गई 1 लाख में से 20,000 गए तो कितने बचे? 80,000। ये आ गया 80,000, ये आ गया बच्चों 1 लाख, और ये आ गया 60,000, है ना? ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 35,000। अब सुनिए, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी, अब वो मशीन हो सकता है फैक्ट्री में लगी हुई है, या हो सकता है कोई हम लोगों ने वेयर हाउस में लगा रखी है, किसी भी जगह पे अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी और उसके लिए पेमेंट करी है 35,000, तो बेटा मशीनरी का एक हेड अलग बना दो। ये आ गया मशीनरी 35,000। और ये क्या बोल रहा है कि आपने पेमेंट किस में करी है? कैश में। तो कैश में से 35,000 चला जाएगा। तो अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ये आ गया 45,000, ये आ गया 80,000, ये आ गया 35,000, ये आ गया 1 लाख रुपए, ये आ गया 60,000। डन है जी, ओके रिपोर्ट है। यहाँ तक नोट डाउन करिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। थोड़ा सा बीच में लैग आ रहा है वीडियो में, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। बाकी थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके एडजस्ट कर लीजिएगा, कॉपरेट कर लीजिएगा। आगे देखिए,
देखिए जी, ट्रांजेक्शन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 अगर आप बच्चों देखते हो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं एडजस्टमेंट के लिए। पेड सैलरी ऑफ ₹6,000। अब सुनिए, अगर हम लोगों ने अपने बिजनेस के पैसों में से सैलरी पे करी है और कितनी पेमेंट करी है, ₹6,000 की, तो सैलरी की पेमेंट हुई है 6,000। अब सैलरी एक ऐसा खर्चा है जो कंजम्पशन वाला खर्चा है। कंजम्पशन मतलब कि हमने खर्च किया और देन खत्म। मतलब एक ऐसा खर्चा होता है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला होता है, तो वो तो हमारी एसेट क्रिएट करता है। और एक खर्चा ऐसा होता है जो कंजम्पशन वाला होता है, जैसे सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, इंटरनेट के चार्जेस हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ये सारे हमारे कौन से खर्चे हैं, कंजम्पशन वाले। तो सर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा देंगे? जैसे आपने गुड्स खरीद लिए, जैसे आपने मशीनरी खरीद लिया, जैसे आपने फर्नीचर खरीद लिया, जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर ली। तो जो खर्चे कंजम्पशन वाले होते हैं, जो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देने वाले, इनफैक्ट वो ऐसे खर्चे हैं जो हमें डे टू डे रूटीन को चलाने के लिए चाहिए। जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, जैसे हम लोगों ने रेंट पे करना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, जैसे हमें टेलीफोन का बिल पे करना है, इंटरनेट के चार्जेस देने हैं, तो ये कंजम्पशन वाले खर्चे होते हैं। और बिजनेस में कंजम्पशन वाले खर्चे को लॉस के बराबर माना गया है। और लॉस अगर है तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो कैश में से माइनस हो जाएगा 6,000 और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा बच्चों 6,000। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 39,000, 80,000, 35,000, 94,000 और 60,000। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना होता है, वैल्यू को अपडेट करके जो है वो दिखाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, शुरू करते हैं। कह रहा है कपिल ने बिजनेस कमेंस किया, कैश लगाया 1.5 लाख रुपए। तो बिजनेस के हिसाब से कैश कितने का आ गया? सर बिजनेस के हिसाब से कैश आ गया 1.5 लाख का। और कुछ नहीं बता रहा कि कपिल ने वो पैसा अपना खुद का लगाया, क्या लोन का था। तो कुछ नहीं बोल रखा है तो क्या मानेंगे, अपना खुद का था। तो 1.5 लाख रुपए कैपिटल में भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ये पेन इतना मज़ा नहीं आया, ठीक है चलो ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब वो कह रहा है गुड्स परचेज इन कैश 60,000। हमने गुड्स खरीदे कैश में 60,000। तो बिजनेस के अंदर बच्चों गुड्स आ गया कितने के, 60,000। और कैश में खरीदे हैं तो कैश चला गया कितने का, 60,000। तो हमारी अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 150 में से 60 गए तो 90, ये आ गया 60, ये आ गया 150 और ये आ गया 0। ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे आइए। वो कहता है हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है मेसर ट्रेंड फर्नीचर से ऑन क्रेडिट। तो अगर आपने उधार पे फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस के नज़रिए से अगर आप सोचें तो बिजनेस में एक तो फर्नीचर आ गया, और अगर उधार पे खरीदा है तो ये पैसा हमें फ्यूचर में लौटाना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी क्या क्रिएट हो जाएगी बच्चों, लाइबिलिटी। तो बिजनेस में फर्नीचर का हेड बना दीजिए। सर फर्नीचर आ गया, फर्नीचर आ गया हमारे पास 20,000 का। और लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो गई क्योंकि पेमेंट अभी बाद में करनी है, तो नाम आ जाएगा मेसर्स ट्रेंड फर्नीचर, कितने का, 20,000। यार सिंपल सी बात है, अगर आप कोई सामान खरीदते हो और उसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट करते हो तो सामान आ जाता है, कैश चला जाता है। लेकिन अगर आप कोई सामान खरीदते हो और उसकी पेमेंट बाद में करने वाले हो, उधार पे ट्रांजेक्शन करी है, तो उसके लिए बच्चों क्या क्रिएट हो जाती है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 90,000, यहाँ आ जाएगा 60,000, यहाँ आ जाएगा बच्चों 20,000, ये आ गया 150 और ये आ गया बच्चों 20,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे आइए। कहता है कि कमीशन मिली है 4,000। बेटे कमीशन तो इनकम होती है कि मैंने किसी को कोई काम करके दिया होगा तो वहाँ से मुझे कमीशन कमाने को मिल गई, कितने की, 4,000। तो कैश में प्लस हो गया 4,000 और कैपिटल में प्लस हो गया 4,000। एक बार सारे बच्चे मुझे दोबारा रिवाइज करवा दो, कैपिटल में कब कब एडजस्टमेंट होती है, जब ऑनर पैसे लगाता है तब, जब ऑनर बिजनेस में से पैसे निकालता है तब, जब कोई बिजनेस में प्रॉफिट होता है तब, और अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तब। इन चार बातों के अलावा कभी भी कैपिटल में एडजस्टमेंट नहीं करते। आगे बोलते हैं बच्चों, इसको एडजस्टमेंट कर दीजिए। ये आ जाएगा 94,000, ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा बच्चों 20,000, ये आ गया 154 और ये आ गया 20,000। एक बारी मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बारी सारी ट्रांजेक्शन को एक बार देख लीजिए कि कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है तो आप बताइए। वैसे रिपीटेड वाली ट्रांजेक्शन है सारी लगभग, तो 4 हो गई हैं। नंबर 5 पे आ जाइए, बस खत्म है क्वेश्चन। 5 पे कहता है कपिल ने विड्रॉ करे हैं 7,000 फॉर पर्सनल यूज़। अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल रहा है तो बच्चों क्या कहते हैं उसे, ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो 7,000 रुपीज़ कैश में से हो जाएगा माइनस और कैपिटल में से हो जाएगा माइनस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ऑनर अगर बिजनेस में पैसे लगाता है तो कैश और कैपिटल बढ़ जाती है,
और ऑनर अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो कैश और कैपिटल दोनों बिजनेस में से माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगी बच्चों 87, ये हो गई 60, ये हो गया 20, ये हो गया 147 और ये हो गया बेटा जी 20,000। नंबर 6 पे आइए। नंबर 6 पे कह रहा है आपने 8,000 का सामान 10,000 में बेचा है, वो भी कैश में। तो गुड्स चले गए 8,000 के, कैश आ गया बच्चों 10,000 का। अब 8 का सामान अगर आपने 10 में बेचा है तो 2,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट बेटा कैपिटल में क्या हो जाता है प्लस। उसके पीछे लॉजिक क्या था, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस शेल बिलोंग टू ऑनर, दैट इज वाई ऑल प्रॉफिट शेल बी एडेड इन कैपिटल एंड ऑल लॉसेस शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस तरीके से ट्रांजैक्शन मैंने करवाई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा एक तरीके से डबल एंट्री को अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऑर्गेनाइज मैनर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये उसके बारे में है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क करना है, और मैंने इसकी सारी ट्रांजैक्शन लगभग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में टाइप की करवा दी हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बारी होमवर्क कर लेना, कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप इस पे अपना डाउट वगैरह भेज सकते हैं, मैं इसमें आपको रिवर्ट कर दूंगा। आती है बात समझ में आपको बच्चे? तो इसको एक बारी अच्छे से कर लेना, और अगर किसी को कोई दिक्कत वगैरह समझदारी में आ रही हो, मतलब समझ में आ रही हो, तो एक बारी स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री करने में दिक्कत आ रहा है तो लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको और ट्रांजेक्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चन और कुछ थ्योरी वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। यूट्यूब का चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम का भी अगर हमारे पास हैंडल है एचएस कॉमर्स पाठशाला के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक रह गया कि मैंने बताया था कि हर क्लास में हम लोग एक अच्छी हैबिट सीखेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि अपने अंदर लागू करें। तो एक काम करिए, हर बार काफ़ी बार स्टूडेंट्स के मुंह पे आता है सर इतना सारा काम है, इतना वर्कलोड है, इतना ओवर प्रेशराइजिंग है, तो कैसे करें? तो आप लोग अपने वक्त को, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। डायरी राइटिंग शुरू करिए। डायरी में वो नहीं लिखना जो बीता हुआ कल था, डायरी में वो लिखना है जो आने वाला कल है। तो इसके लिए आपको अगले दिन आप क्या क्या करने वाले हो उसकी स्केड्यूलिंग आप डायरी में करिए, डेट लिखिए और लिखिए कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल में रहना है, इतने बजे आप स्कूल से आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के टाइम का आप रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको ट्यूशन क्लासेस में जाना है या फिर शुभम सर की कॉमर्स पाठशाला की वीडियो वगैरह देखनी है, और देन उसके बाद हम लोगों को अपनी आगे पढ़ाई करनी है, और ये टाइम मेरा इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से अगर आप लोग डायरी राइटिंग करते हैं और अगले दिन को स्केड्यूल पहले से ही करके चलते हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं, चीज़ें आपके मॉनिटरिंग में रहती हैं, और जब भी लगता है कि ये काम पूरा नहीं हो पाया तो उसको हम अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये एक हैबिट जरूर करिए डायरी राइटिंग की। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक हैबिट दिया था कि एक आप रफ रजिस्टर बना लीजिए, प्रैक्टिस रजिस्टर बना लीजिए, जो भी क्लास में करवाया जाता है, जो भी होमवर्क दिया जाता है, उनको बाय हैंड आपको दोबारा से उस रजिस्टर के अंदर करना ही करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय श्री राम, जय हिंद।